ये अहम बातें आप सबके सामने गुज़ार की। अब मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी साहब, चेयरमैन तेलंगाना उर्दू अकेडमी, तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी साहब। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल नबील करीम। डाइस पर बैठे हुए मौजूदीन और सामईन और तालिबात, मैं सबसे पहले डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल और कुतुब साहब का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे भी यहाँ पर आने की दावत दी। मैं समझ रहा था कि इब्तिदाई से मकाले वगैरह शुरू होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि तासुरात का जो सेशन रखा गया है और तासुरात के सिलसिले में हमारे कुतुब साहब ने जो तासुरात का इजहार किया, तो उसमें एक बात मुझे बेहद पसंद आई कि हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी साहब ने पुराने लोगों के सिलसिले में किताब लिखी है कि रोशन पुराने चिराग के नाम से, और उसमें जिसका भी उन्होंने तारुफ कराया है उसमें वो अपना तारुफ भी करा लिए। तो माशाअल्लाह हमारे कुतुब साहब ने जिन प्रोफेसरों का तारुफ कराया उसमें उनका कम और अपना ज्यादा ही था। माशाअल्लाह अब ये फन भी जो है सीखने की जरूरत है कि किस तरह अपने आप को जो है पेश करे। अब मैं अपना तारुफ कराना शुरू करूं तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा है मेरा तारुफ। मैं बहरहाल मुख्तसर, क्योंकि तालिबात को और यहाँ पर आने वालों के सिलसिले में कुछ बातें की गई जो मुझे बेहद पसंद आई, और यहाँ पर ये भी सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पर अरबी तालीम में भी जो है काफ़ी तालिबात हिस्सा ले रही हैं। तो मैं अरबी में 2 शेर हमारे तालिबात के लिए अर्ज करूँगा, जिसको जो है वो उस पर अगर अमल करें तो तालीमी मैदान में बहुत ज़्यादा वो लोग आगे जा सकते हैं। ये चूँकि कल ही हजरत अली करमल्लाहु वजहू का पैदाइशी यौम मनाया गया, ये उन्हीं के अशार है। अला ला तनालुल इल्मा इल्ला बिसित्ततिन सउम्मी का अम मजमूइहा बि बयानी ज़काइन व हिरसिन व इस्तिबारिन व बुलगतिन व इरशादी उस्तादिन व दूरी ज़मानी। तो ये उसमें अशार में ये कहा गया है कि आगाह रहो कि 6 बातों के बगैर तुम इल्म हासिल नहीं कर सकते। तुम्हारा जो है ज़की होना ज़रूरी है और तुम्हारा हरीस होना भी ज़रूरी है। हरीस होने का हमारे उलमाए किराम या हमारे प्रोफेसर उसका मतलब ये निकालते हैं कि हमको ये जो स्पंज होता है ना, उस तरह का होना चाहिए कि चूस लेता है स्पंज जो है पानी को, तो वैसे हमको इल्म को भी जो है चूसने की सलाहियत हमारे अंदर होना चाहिए। और मुसीबतों पर सब, भूख पर सब, और आखिरी को 2 बातें बयान की गई हैं कि वो इरशादी उस्तादी, उस्ताद का जो है जो भी कहा है उस पर अमल करना चाहिए और उस्ताद का अदब भी करना चाहिए। वो तूली ज़मानी, और हमारे बच्चों में खुसूसन तेलंगाना के जो हमारे तलबा और तालिबात हैं उनके अंदर एक सिफत ये पाई जाती है कि वो ऐन इम्तिहान के करीबी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, और पास होने के बाद फिर पढ़ना भी छोड़ देते हैं, या शादी होने के बाद भी पढ़ना छोड़ देते हैं, या फिर नौकरी के बाद भी जो है इल्म हासिल करना छोड़ देते हैं। इसमें यह कहा गया है कि जो है पूरी ज़मानी यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमको जो है इल्म हासिल करने में मसरूफ रहना चाहिए। ये 2 बातें थी, और ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करने के सिलसिले में भी आपको तालिबात चूँकि यहाँ पर है और अभी उनका तारुफ भी कराया गया है कि यहाँ गोल्ड मेडल भी हासिल करते हैं, तो उसका एक नुस्खा आपको बताकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि तालीम हासिल करने में 2 बातों का ख्याल रखना है। मुद्दत ज़रब शिद्दत मसावी है रिजल्ट। यानी मिसाल के तौर पर एक तालिबा या तालिब इल्म जो है रोज़ाना 2 घंटे पढ़ता है और पूरे 1 साल तक पढ़ता है।
में हुई थी और अली मियाँ साहब से कई बार मिलने का इत्तेफाक हुआ था। शायद तो उसी का असर मेरे अंदर आ गया या क्या है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं बड़े ही अदब एहतराम से प्रोफेसर मुजफ्फर अली शैमरी साहब, वाइस चांसलर डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी कन्नूर से मैं अदब एहतराम के साथ इल्तिमास करता हूँ। ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि जो है हमारे प्रोग्राम में सर का आना, ये सर की मोहब्बत और इस कॉलेज की बच्चियों के साथ जो जज्बाती वाबस्ता हो गई है, इसका ये अक्स है। मैं कितना वक्त है? हाँ, पूरा वक्त की नोट एड्रेस पूरा है। 12 बज रहे हैं। है वक्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर नशीन पे तशरीफ फरमा तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, खासतौर पर मेरे मोहसिन और मेरे बड़े ही करम फरमा रहीमुद्दीन अंसारी साहब, और मेरे सामने बैठे हुए कहकशान अदब खैर साहब खासतौर पर, और मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मुझे इस 2 रोज़ा सेमिनार में शिरकत करते हुए बेइंतहा मसरत हो रही है, क्योंकि मैं हमारे अब्दुल कुद्दूस साहब के होठों पर कामयाबी की मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। और यहाँ पर मेरी बहुत सारी तालिबात हैं जो आपकी उस्तानियां हैं, और उनके चेहरे पर या उनके चेहरों पर खुशी की, मसरत की चमकती हुई नर्म धूप देखना चाहता था। इसी खुशी के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एक दूसरी वजह भी है, और वो है इस कॉलेज के नाम से कुछ जज्बाती लगाव है हजरत हुसैन से, और वजह इसकी ये भी है कि मेरी शायरी का एक बड़ा हिस्सा करबला और हजरत हुसैन के अतराफ घूमता है, और फिर अलम भी साथ हो तो फिर दो चीजें हैं, हुसैनी और अलम भी तो आना ही चाहिए था। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मुंतज़मीन का, कॉलेज का, कि मुझे याद फरमाया। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी यहाँ मौजू की बात कुद्दूस साहब ने बताई, पता नहीं किस दानिश्वर ने कहा कि ये मौजू मुनासिब नहीं है। ये मौजू बहुत मुनासिब है, और उसके कई असबाब मैं बयान कर सकता हूँ। नोमान साहब का इस्तेमाल करता हूं मैं अपने तौर पर। देखिए कि मौजू के ताल्लुक से बात हो रही थी। मैं आपको बताऊं कि आज 22 मार्च है हमारे। 21 मार्च की खास बात है, कोई जानता है? तो खैर साहब, आपने अपने कॉलेज में मनाया? बहुत मुबारकबाद है, मुबारकबादी के काबिल है। देखिए कि यूनेस्को ने 21 मार्च को छोड़ दीजिए, आप इसको छोड़ दीजिए। 21 मार्च को यौम शायरी या पोएट्री डे मुनक़िद किया है, 21 मार्च को। और उसकी वजह यह बयान की है कि इस वक्त सख्त जरूरत है कि लोगों में शायरी का शऊर पैदा किया जाए। 21 मार्च, जिस तरह 21 फरवरी को हम यौम मादरी ज़बान मनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही 21 मार्च को यौम शायरी मनाना चाहिए। और इसलिए भी उसमें लिखा गया है कि बहुत सारी जो जबानें खत्म होने के दर पर हैं, जो फना हो रही है दुनिया की बेशतर जबानें, तो उन जबानों की शायरी को भी सुना जाए। यह यूनेस्को का मकसद है। शायरी का शऊर पैदा करना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा यह भी अर्ज करूं मैं कि डार्विन के ताल्लुक से कहा जाता है कि वो तमाम दिन लैबोरेटरी में गुजारता था, लेकिन सोने से पहले कम से कम 15 मिनट शायरी का मुताला करके सोता था।
یہ ضروری ہے. اچھا مجھے 28 مارچ کو علی گڑھ میں ایک لیکچر دینا ہے, بلکہ جن صاحب نے موضوع کیا انہوں نے کم سے کم 2 گھنٹے کا لیکچر ہونا چاہیے شاعری پر. اور وجہ انہوں نے اس کی بتائی کہ بھائی لوگ آپ تو آج کل صرف افسانوں کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں, اور ہماری شاعری کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے, نہ اس کو کوئی سمجھنے والا ہے, نہ اس کو اور آگے بڑھانے والا ہے. تو آپ آئیے یہاں پر شاعری کے لیے کچھ شاعری کے اس کے اہمیت بتانے کے لیے آپ پلیز تشریف لائیے گا. تو آج ضروری تھا, میں تو مبارکباد دیتا ہوں اس کالج کو اور عبدالقدوس صاحب کو کہ آپ نے اتنے اچھے موضوع کا انتخاب کیا. بھائی بار بار باتیں ہوتی رہنی چاہیے, بار بار یہ سب چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں ہماری ساری چیزیں. اگر ہم اس کو زندہ نہیں کریں گے تو ہم کس کو زندہ کریں گے, ہے یا نہیں ہے؟ تو میری طرف سے مبارکباد. ایک بار ان کے لیے تالیاں. جہاں تک اصناف شاعری کا تعلق ہے, ظاہر ہے یہاں ایک سے ایک ہمارے اہل نظر حضرات تشریف رکھتے ہیں, اور ان کے مقالوں میں آپ غزل, قصیدہ, مثنوی یا جو چیزیں آپ سن سکتے ہیں سب سن سکتے ہیں. میں یہاں مختصر سے 2-4 باتیں کچھ اصناف کے بارے میں بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے تو خطا اور ربائی, اس کے بعد تھوڑا بہت غزل کے بارے میں, اس کے بعد جیسا کہ ہمارے ابھی کسی دوست نے کہا ہائیکو اور ترائل, ان دونوں کے بارے میں بتا کر 1-2 عمومی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے ختم کر دوں گا. سب سے پہلے خطا اور ربائی کو لے کے دیکھیے. خطا جو ہے لفظ آپ لغت میں خطابی لکھا ہوا ہے, لیکن اہل لکھنؤ خطا کہتے ہیں. مجھے خطا کہنا پسند ہے تو میں خطا ہی کہتا ہوں. خطا اور ربائی 4 مصروں کے اصناف ہیں. خطا میں زیادہ ہو سکتا ہے, لیکن اب ایک معیار آ گیا ہے کہ مصرے میں 4 ہوتے ہیں. فرق ایک ہے کہ ربائی ایک مخصوص بحر ہی میں کہی جا سکتی ہے, خطا آپ کسی بھی بحر میں کہہ سکتے ہیں. ایک اور فرق یہ بھی ہے کہ ربائی میں پہلے 2 مصرے اور آخر کا مصرع ہم ردیف و ہم قافیہ ہوتے ہیں. یہ شرط خطا میں نہیں ہے. یہ سب باتیں ہیں جو آپ بعد میں بھی سنیں گے یا سن بھی چکے ہوں گے. لیکن ایک فرق ہے روح صاحب, میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے بارے میں بہت کم لوگ خیال کرتے ہیں جب خطا لکھتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ربائی کے جو 4 مصرے ہیں اس پہ آخری مصرع اتنا اہمیت کر جاتا ہے, اختیار کر جاتا ہے کہ باقی 3 مصرے اس کے سامنے پھیکے پڑ جاتے ہیں. صحیح. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے 2 مصرے ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا مصرع پہلے مصرے ہی کی نقل ہے, یا اسی کو ہم ایک دوسرے انداز سے کہہ رہے ہیں. یہ ربائی کا فن ہے. لیکن خطا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ہر مصرع دوسرے مصرے کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے, ارتقاء ہوتا ہے. جو پہلا مصرع کہا آپ نے, اس کے بعد دوسرے مصرے میں اس کا ہی پہلو آگے جاتا ہے, پھر تیسرے مصرے میں کچھ اور آگے جاتا ہے, چوتھے مصرے میں آ کر بات ختم ہوتی ہے. لیکن پورا ارتقاء خیال جس میں پایا جائے وہ خطا ہے. اور اس فرق کو عام طور پر خطا لکھنے والے لوگ یہ فراموش کر جاتے ہیں, اور خطا لکھتے ہوئے بھی وہ ربائی کی طرح ہی لکھتے ہیں. بلکہ میں نے کسی کے پیش لفظ میں لکھ دیا, کیونکہ اس کی تمام خطا صرف رباعیہ تھی, اور بے وزن یا رباعیوں کے وزن سے ہٹ کر لکھے ہوئے رباعیاتی سے وہ خطاط کر رہے تھے. وہ جو ارتقاء خیال ہے وہ نہیں تھا. چلیے میں اپنی بات کو آپ کو 2 مثالوں سے سمجھاتا ہوں. پہلی مثال, ایک خطا سن لیجئے. خطا میرا ہی ہے, کچھ ضروری تھا یا سنانا تو سنا رہا ہوں. میں نے اپنی بیٹی کے لیے ایک خطا لکھا تھا, یہ سب آپ کی نظر کر رہا ہوں, تمام بیٹیوں کے لیے. میں نے لکھا تھا خطا سن لیجئے کہ, اور دیکھتے جائیے کس طرح خیال ارتقاء پذیر ہو رہا ہے, ڈیولپ ہوتے جا رہا ہے. عرض کر رہا ہوں فاروق صاحب نظر کیجیے کہ پاک وہ دل کو رکھے خانہ کعبہ کی طرح. بہت اچھا. پاک وہ دل کو رکھے خانہ کعبہ کی طرح, صاف وہ گھر بھی رکھے کوچے طیبہ کی طرح. بہت اچھی نصیحت, بہت اچھی نصیحت. صاف وہ گھر بھی رکھے, پہلا تو دل تھا اب ایک گھر آ گیا. صاف گھر بھی رکھے, صاف وہ گھر بھی رکھے کوچے طیبہ کی طرح.
اے خدا اور دعا کیا میں کروں اس کے لیے، واہ 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 واہ، اے خدا اور دعا کیا میں کروں اس کے لیے، میری بیٹی بھی بنے فاطمہ زہرا کی بہت طرح۔ بہت کیا بات، اے خدا اور دعا کیا میں کروں اس کے لیے، میری بیٹی بھی بنے فاطمہ زہرا کی طرح۔ آمین آپ، تو آپ غور کر کے دیکھیے کہ اس میں ایک خطا ایک مصرع ہے، اس کے بعد دوسرا مصرع ڈیولپ ہو رہا ہے، بہت اس کے بعد تیسرا مصرع، اس کے بعد چوتھے مصرے پہ آ کے بات ختم ہوتی ہے۔ تو یہ قطع کا فن ہے۔ اب میں ایک ربائی پیش کرتا ہوں اور اس میں آپ غور کر کے دیکھیے کہ یہ ربائی حضرت امجد کی ہے، یہ فن ہے، ربائی کا فن ہے، بالکل الگ فن ہے، قطع کا فن بالکل الگ ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم صحبت بے قرت، ہم صحبت بے قرت، جس کو عقل نہیں ہے اس کی صحبت میں بیٹھا تھا، ہم صحبت بے قرت پریشان رہا، نافہم کو سمجھا کے پشیمان رہا۔ ارے واہ، کیا وہی بات بات ہے، پہلے مصرے میں جو بات ہے دوسرے مصرے میں بھی وہی باتیں ہیں، ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے۔ وائی کا فن، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہ گئی، ہاں۔ نادان کو الٹا بھی تو نادان رہا۔ تو یہ دیکھیے کہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تینوں مصروں کے ساتھ مقابلے میں چوتھا مصرع ایک دم سے بلند ہو گیا۔ جاندار ہے، یا ایک اور ربائی دیکھ لیجئے کہ عالم کا حساب کیا ہے معلوم نہیں، عالم کا حساب کیا ہے معلوم نہیں، اس فن کا نصاب کیا ہے معلوم نہیں۔ اب یہ وہی ہے جو دوسرے معلوم نہیں، پہلے مصرے میں جو کہا گیا ہے، تو دوسرے مصرے کی جو حیثیت ہے وہ ثانوی ہو جاتی ہے، یعنی پہلی نہیں ہو رہی ہے۔ عالم کا حساب کیا ہے معلوم نہیں، اس فن کا نصاب کیا ہے معلوم نہیں، کہتی ہے ہمیشہ یہ کیوں وہ کیوں، اس کیوں کا جواب کیا ہے معلوم نہیں۔ دیکھیے دو الگ الگ طرح کے فن ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی ہم اصناف شاعری کو پڑھیں، جب بھی ہم اصناف شاعری کو سمجھیں یا کسی صنف پر ہم متبازمائی کریں، تو پھر ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم دونوں کے فن کو الگ الگ کر کے دیکھیں، تبھی ہم دونوں کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں۔ میں اس بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک بہت خوبصورت سا خطا فارسی کا ہے، میں سنا رہا ہوں۔ ویسے ہی کل سوچ رہا تھا تو ایک یاد آ گیا، بہت برسوں پہلے کبھی پڑھا تھا میں نے کہ خاقانی بہت بڑا شاعر گزرا ہے فارسی کا۔ اتفاق سے ایک دربار میں اسے عوام میں بٹھا دیا گیا، تو اس نے اپنی ذلت محسوس نہیں کی، لیکن اس نے یہ کہا، ایک خطا لکھا اور خطا لکھ کر جا کر دربار میں پیش کیا، اور کیا خوبصورت خطا لکھا کہ صفے پائے نشست خاقانی، پاؤں کے پاس خاقانی بیٹھا ہوا ہے، نے مراد ادب، نہ اس میں میری بے عزتی ہے نہ اس میں تیرا ادب ہے بادشاہ۔ کیوں؟ اب یہ وجہ جو دیتا ہے زبردست وجہ دی ہے، اس کو قرآن سے دی ہے۔ اوپر نیچے تو ہم بہت وہ ہو جاتے ہیں نا، ذرا سا شادی میں نہیں پوچھے، نکاح میں نہیں پوچھے، نہیں وہ بہت پیچھے بٹھا ڈالے تھے مجھے، کیا کسی کے بٹھانے سے کسی کے اٹھانے سے کوئی آدمی بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے؟ آدمی تو اپنے آپ سے بڑا ہوتا ہے، اپنے آپ سے چھوٹا ہوتا ہے، تو اس سے کیا پورا چھوٹا ہو جائے گا؟ اس سے ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ تو یہ خطا کا فن ہے۔ یہ خطا فیض کا سن لیجئے، پھر میں غزل کی طرف آتا ہوں، اور بہت خوبصورت سا خطا ہے، سن لیجئے کہ ضبط کا عہد بھی ہے، شوق کا پیمان بھی ہے، ضبط کا عہد بھی ہے، شوق کا پیمان بھی ہے، عہد و پیمان سے گزر جانے کو جی چاہتا ہے، عہد و پیمان سے گزر جانے کو جی چاہتا ہے، درد اتنا ہے کہ رگ رگ میں ہے محشر برپا، درد اتنا ہے کہ رگ رگ میں ہے محشر برپا، اور سکون ایسا کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے، اور سکون ایسا کہ مر جانے۔ دیکھو بیٹا، یاد رکھیے کہ یہ خطا ہے اور ایک بالکل ہی الگ چیز ہے، ربائی ایک الگ چیز ہے۔ اس دونوں کے فرق کو دیکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ میں غزل کے تعلق سے دو چار باتیں عرض کروں گا، ویسے آپ بہت سنیں گے، لیکن خود میرے خیالات ہیں اس سلسلے میں، تو وہ یہ ہے کہ دیکھیے غزل ہماری سب سے طاقتور صنف ہے، تمام اصناف میں غزل ہماری سب سے زیادہ طاقتور صنف سخن ہے۔ آپ اسٹوڈینٹس ہیں، میں مارکس کے حساب سے بولتا ہوں کہ اگر غزل کو 100 مارکس ملے ہیں تو اس کے نیچے جو بھی آئیں گے وہ 60-70 کے قریب ہی آتے ہیں، 100 تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا، کوئی صنف نہیں پہنچے گی جو ہماری غزل پہنچ چکی ہے۔ ایک بات میں نے بہت سوچا کہ میں آپ جیسی جوان بچیوں کے سامنے میں کیسے سمجھاؤں اس پوائنٹ کو،
लेकिन अल्लाह ने कुछ एक आइडिया दिया है, मैं बोल रहा हूं आपको कि जिंदगी देखिए कि बहुत आसानी से समझ लीजिए इस चीज को, और वो ये है कि जिंदगी क्या है, तजादात का मजमुआ है। बेशक। तजादात कहते हैं अपोजिट्स, कि पूरी जिंदगी हमारी क्या है, तजादात का मजमुआ है। गम है, खुशी है, शुरू है, आखिर है, जाहिर है, बातिन है, रूह है, बदन है, हयात है, मौत है, हकीकत है, ख्वाब है। आप गौर करके देख लीजिए, हम सिर्फ इन तजादात के दरमियान में जीते। कुरान शरीफ में भी जिन लोगों ने देखा कि जिंदगी का अगर 80 मरतबा जिक्र आता है तो मौत का बराबर 80 मरतबा जिक्र आता है। तो कहने का मतलब है कि हम इस तजादात के इसमें हम जी रहे हैं, हमको जीना है। लेकिन कमाल क्या है, इंसान का कमाल क्या है, शायर का कमाल क्या है, मैं बताता हूं आपको। शायर का कमाल यह है, दानिश्वर का कमाल यह है, एक सच्चे इंसान का कमाल यह है, एक हक परस्त इंसान का कमाल यह है, एक अल्लाह वाले का कमाल यह है कि वो इन तजादात में से बीच की रास्ता निकाल लेता है। इन तजादात में से एतदाल का रास्ता इख्तियार करता है। तकदीर है, तदबीर है। आप तकदीर के हवाले मत हो जाइए और तदबीर को हवाले मत हो जाइए, आप दरमियान में आइए। आप हजरत अली ने कहा है कि आप एक पांव उठाकर खड़े हो सकते हैं, दो पांव उठाकर नहीं खड़े हो सकते। कुछ इख्तियार है, कुछ जबर है, मजबूर भी है, मख्तार भी है, हम दोनों के बीच में कहीं है। छोड़िए, मैं इस बात को बोलता हूं। मैं शायर क्या करता है, बहुत बड़ा शायर गालिब हमारे पास, उसने पूरी शायरी में ही खेल खेला है। और आप गौर से देख लेंगे कि उसने क्या किया है, दो तजादात लिए हैं, दरमियान का रास्ता निकाला है। कुछ नहीं किया उसने, लेकिन बहुत कुछ कर दिया। अब आप गौर देखिए कि मुश्किलें इतनी पड़ी, मुझ पे क्या आशा हो गई। अब मुश्किलें भी आ गई, आशा भी आ गया। गोशे में कफस के आराम बहुत है, बस किसको आराम मिल जाएगा। आप अगर जेल में बैठे हैं तो ये कोई आराम की बात है, लेकिन उसमें से वो एक पहलू निकालता है, गोशे में कफस के आराम बहुत है। आप पूरी शायरी गालिब के पढ़ लीजिए आप, या दोज़ख में उठा के डाल दो बेहिश्त को, दोज़ख और बेहिश्त दोनों को लेके आ गया। दरमियान में से पहलू निकाला कि अगर आप दोज़ख के डर से नमाज पढ़ रहे हैं या जन्नत की ख्वाहिश में नमाज पढ़ रहे हैं तो सारे दोनों बेकार है। इसको उठा के फेंको, तुम अल्लाह के वास्ते नमाज पढ़ो। बहुत अच्छा। आप इससे क्या कर रहे हैं आप, या आप सिर्फ जो है अपनी दुकान में बरकत के लिए आप पढ़े जा रहे हैं, कुरान बैठ के पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि दुकान में बरकत हो। भाई ये कोई इबादत थोड़ी ही हुई है, ये मोहब्बत थोड़ी ही हुई है, नहीं हुई। ये तो उस वक्त होता है जब आप अपनी जान पे अपना सब कुछ उसके लिए समझें। एक एक लम्हा आपका अगर खुदा मौजूद है आपके साथ तो फिर आपकी इबादत हो सकती है, वरना गालिब जैसा कह रहा। तो मैं कर रहा हूं आपसे कि गजल का सबसे बड़ा फन मैं आपको बता रहा हूं, इसी तजादात के दरमियान में ढूंढने की कोशिश कीजिए। आप देख लीजिए कि शायद ने किस तरह का मुतजाद अल्फाज के दरमियान में से एक एतदाल की राह निकाली है, आपको गजल समझ में आ जाएगी। ये गजल का है। और एक बात गजल ही के ताल्लुक से मैं अर्ज करता हूं राउत साहब, कि गजल आज हमारी जो है सबसे बड़ा हमारा हथियार है, हमारा सबसे बड़ा सियासी हथियार। मैं कहता हूं सियासी जंग हमको लड़ना है ना बंदूक से और ना ही बम से हमको लड़ना है, हमको लड़ना है अपने कलम से। और उसमें गजल जो है आपकी बहुत कुछ जाके साथ दे सकती है। भाई पूरी जद्दोजहद तहरीक की शायरी में ले लीजिए आप, आजादी की तहरीक की शायरी में कोई शायरी हिंदुस्तान की उर्दू गजल का मुकाबला नहीं कर सकती। उसने जितने शेर कहे, क्योंकि मैंने उस पर एक मकाला लिखा है कि क्योंकि फॉर्मेट पूरे के पूरा तरह मौजूद था, वहां गुल भी था, गुलिस्तान भी था, सरफरोशी भी थी, वो था, सब कुछ पहले से मौजूद था। उसमें सिर्फ हमको नया मवाद उसमें बोलना था। तो कह दिया कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कातिल पहले से गजल में मौजूद है, सरफरोशी पहले से गजल में मौजूद है, तुमने इसको जोड़ दिया। तो मैं कर रहा था कि सियासी जंग जब हमारे लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने उस वक्त लड़ी थी, आज भी हम लड़ सकते हैं। मैं दो चार शेर किसी के याद आ रहे हैं तो मैं सुना रहा हूं। साहब गौर कीजिए कि क्या कहा था उसने कि एक वहशत सी उन पे एक वहशत सी उन पे है, एक वहशत सी उन पे तारी है। एक मेरा ख्याल है लिख के लाया हूं। हाँ, एक वहशत सी उन पे तारी है, एक वहशत सी उन पे तारी है, धूप छांव में जंग जारी है। अब आप धूप और छांव कौन है, जितने माने यही गजल का इशारे का फन है। इसी गजल में है कि नाम क्यों
रोज रोज हम बदलें। अब देखिए कोई जबरदस्त इशारा इसके अंदर पोशीदा है। नाम बदलने के जो है मैं यहाँ कह नहीं सकता, लेकिन आप समझ सकते हैं, समझना हो तो नाम क्यों रोज रोज हम बदलें, अक्ल ऐसी मगर तुम्हारी है। वाह। नाम क्यों रोज रोज हम बदलें, अक्ल ऐसी मगर तुम्हारी है। अरे क्या बताएं कि आपके कर्फ्यू में, अच्छा क्या बताएं कि आपके कर्फ्यू में कैसा गम कैसी बेकरारी है। वाह बेटी। क्या बताएं कि आपके कर्फ्यू में कैसा गम कैसी बेकरारी है। तो मैं बताता हूं आपको कि गजल के अंदर इतनी ताकत है कि आज भी ये पूरा सियासी मंजरनामा आप इस गजल के अंदर पेश कर सकते हैं। अपना जो दुख है, हम पर जो जुल्म होते हैं, जो मजालिम होते हैं, उनके एक एक चीज को आप गजल के फन में, गजल के आर्ट में, गजल के फॉर्म में आप पेश कर सकते हैं। यह गजल की सबसे बड़ी खूबी है। तो सब ये रहा गजल के ताल्लुक से कुछ। अगर आप इजाजत दें तो मैं हाइको के ताल्लुक से कुछ कहूं। अच्छा अच्छा है। एक मिसाल पढ़ लीजिए। अच्छी देखिए साहब, हमारे एक बात अर्ज कर देता हूं, और वो ये है कि उर्दू शायरों में जल्दी बहुत है। उर्दू शायरों में जल्दी बहुत है। गजल लिखी कि नहीं व्हाट्सएप पे आ जाना। नहीं, हमारे बुजुर्गों ने क्या किया कि गजलें लिखते थे तो 3 महीने सर्दखाने में रखते थे, उसके बाद उठा के उसके नोक पलक दुरुस्त करते, फिर रख देते, फिर नोक पलक दुरुस्त करते, फिर रख देते। तो इस तरह से हमारी जिंदगियां चलती रही। लेकिन आज का मामला है कि अभी आधा मिसरा है ही है, वो व्हाट्सएप पे आ गया है, उसमें आधा मिसरा आप फिलअप कर लोगे थे। तो ये इससे नहीं हो सकता है, जल्दी बहुत है। इसी तरह से हमारे जो बात सुनिए, चले जी। हाँ इरशाद। मुझे बड़ा डिस्टर्ब होता है। नहीं आप पढ़िए साहब। तो ये जल्दी की वजह से बहुत गलत करते हैं हम लोग। तराइले का नहीं, हाइको का जो जैसा गलत इस्तेमाल उर्दू अदब में, उर्दू शायरी में किया गया, उसकी मिसाल हमारे सामने मौजूद है। हाइको में जापानी सिंपल सफुन है। हाइको में क्या होता है कि हमारी शायरी की तरह उसमें कोई मंतिक नहीं होती, कोई रीजनिंग नहीं दी जाती, और कुछ ऐसा नहीं रहता है। भाई आपसे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है मुझे। प्लीज आप छोड़ दीजिए ना, बाद में हाँ देखिए। वो क्या है, वो तार टूट जाते हैं। वजन हाइको का वजन। तो ये उसमें क्या होता है कि एक इमेज दिया जाता है, यानी आपके सामने एक तस्वीर पेश कर दी जाती है और वो तस्वीर से कुछ माने निकलते हैं। अब आप वो बताएगा नहीं शायर कि इसमें से ये निकलेगा या वो होगा, ये रीजनिंग होगी। सिर्फ एक तस्वीर होगी, और वो तस्वीर 3 मिसरों में तकसीम होगी या 3 सतरों में तकसीम होगी। पहली सतर में एक जुमला, पहली सतर में एक बात, दूसरी सतर में एक बात। अब उसके बाद 2 सतरें पढ़ने के बाद आपको सोचना पड़ता है कि तीसरी सतर में क्या होगा। तो ये हाइको का फन है ये। लेकिन हमारे लोगों ने उसको क्या किया, उसको सुलासी बना दिया, उसको रदीफ काफिया लगा दिया, और इमेज तो कहीं नहीं आता है। बहुत कम हाइको में ऐसा होता है कि कोई इमेज पेश किया गया। देखिए कि एक बात यह है कि जब साइकोलॉजी ने यह चीज हमें समझा दी कि इंसान लफ्ज के मुकाबले में तस्वीर को ज्यादा जल्दी अंगेज करता है। आप दर्द कहेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन आंसू कहेंगे तो आपको फौरी तौर पे समझ में आएगा। सिगरेट की पॉकेट आपने देखी होगी, अगर आप कहेंगे कि सिगरेट कैंसर से पैदा कर सकता है तो बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन उसके ऊपर अगर आप एक जला हुआ सीना, एक जला हुआ वो रख देंगे तो फौरी तौर पे कैच करता है। ये हमारे पहले दिन से लेकर आज तक हमारे जहनों में यही चीज बैठी हुई है। तो तस्वीर हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। हाइको की जो पूरी शायरी है वो तस्वीर की शायरी है। आपको एक एक तस्वीर दे दी जाती है, उसके बाद आपसे माने निकालते हैं। मैं अब आपके सामने 2-3 तस्वीरें पेश करता हूं, अब आप उसे फिलअप कीजिए। मैं 2 मिसरे बोलूंगा, तीसरा मिसरा क्या हो सकता है खुद आप गौर करके मुझे बताइए, ठीक है। देखिए कि शाख से गिरा हुआ फूल, शाख से गिरा हुआ फूल लौट रहा है अपनी शाख को। 2 मिसरे हो गए। तीसरे मिसरे में क्या आएगा? देखिए कि फूल शाख पे था, नीचे गिर पड़ा है, फिर वो वापस जा रहा है। नया पौधा। और कोई इस दौरान, हाँ, इस दौरान उसका सफर। देखिए
फूल नीचे गिर गया है ना, फिर हो जाए। वापस जा रहा है। नए पौधे की शक्ल में बैक टू नेचर, वो उसकी फिलॉसफी है, जेन फिलॉसफी है वो। मैं बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा उसके बारे में बोलूंगा। हाँ? मुझे साबित करना है यहाँ पे, शायद देखिए कितने माने निकल के आ रहे हैं। वाह, ये हाइको का फन है। देखिए मैंने बोला नहीं, कुछ नहीं बताया अभी तक, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं और ये सब सही बोल रहे हैं। नेचर की बात सही है, जन्नत की बात सही है। अब मैं बोलता हूं आप लोगों को, आप बोल नहीं पाए। आप सब माने बोल रहे हैं, मुझे तस्वीर चाहिए। आप सब माने बोल रहे हैं, मुझे तस्वीर चाहिए। ठीक, आप नहीं, मैं सुन लीजिए, उसके बाद दूसरे उसमें आप बोल सकते हैं। देखिए कि शाख से गिरा हुआ फूल लौट रहा है अपने शाख को। आहा तितली, वाह, आहा तितली उड़ के जा रही है, तो लग रहा है कि फूल अपने शाख को वापस लौट रहा है। वाह, इसमें एक तस्वीर है, शाख से गिरा हुआ फूल लौट रहा है अपनी शाख को। आहा तितली। तो ये तितली है। अब आप इसके अंदर पूरी ज़ेन यानी कि वो जो फिलॉसफी है जापानियों की, वो पूरी फिलॉसफी जैसा आप लोग बोल रहे थे ना, कि कुरान शरीफ में भी आता है कि हम आखिर को अपने मरकज की तरफ लौट कर जाएंगे। बहुत, हमको जाना ही है पलट कर, मुराजियत करनी है हम। ये नेचर है, इसकी पूरी फिलॉसफी। आप जन्नत कह रहे थे, आप फला कह रहे थे, सब चीजें वही कि हम पलट कर वापस जाना है। और ये 3 मिसरों में एक पूरी जिंदगी की फिलॉसफी और एक तस्वीर के जरिए से पेश करती है। ठीक है ना? मैं कुछ उर्दू के 1-2-4 बोलता हूं। देखिए कि आप यूनिवर्सिटी के गेट पर एक ज़ईफा धड़ाधड़ बेच रही थी। अच्छा, क्या बेच रही थी? यूनिवर्सिटी के गेट पर। देखिए यूनिवर्सिटी की बहुत मानवीयत है इसमें। यूनिवर्सिटी के गेट पर एक ज़ईफा धड़ाधड़ बेच रही थी। बोलिए सर। और बेचे था सनद, कोई भी ट्राई कीजिए आप। हाँ? देखिए ये सब नसर हो जाएगा, शायरी नहीं होगी। यूनिवर्सिटी के गेट पर एक ज़ईफा की भी इसमें अहमियत है, जिसने अपनी जवानी में बहुत कुछ देखा है यूनिवर्सिटी को। मैं बताता हूँ। यूनिवर्सिटी के गेट पर एक ज़ईफा धड़ाधड़ बेच रही थी खाली घड़े। वाह, क्या बात, खाली खड़े अंदर दाखिल होते हैं, बाहर निकलते हैं। क्या सही बात, खाली खड़े बाहर निकल रहे हैं। अब देखिए तस्वीर है ये। अब यहाँ इसने कुछ नहीं किया, शायद ने कुछ नहीं किया है। उसने सिर्फ एक तस्वीर दे दी है कि यूनिवर्सिटी का गेट है और एक ज़ईफा है। ज़ईफा बहुत अहमियत रखती है इसमें के, और फिर उसमें खाली घड़े भेज रही है। खाली घड़े निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी से। वो यूनिवर्सिटी का जो पस मंजर है, जब यूनिवर्सिटी के पस मंजर में आप खाली घड़े कहते हैं तो उसका मतलब साफ तौर पर समझ सकते हैं। एक लड़कियां यहाँ बैठी हुई हैं, मैं आप लोगों का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। रूठ कर जाते हुए उसने अपनी नजरों से कहा। अच्छा, क्या कहा? रूठ कर जाते हुए, आप जा रहे हैं ना? नहीं। रूठ कर जाते हुए उसने अपनी नजरों से कहा। क्या कहा? फिर कभी ना आना। अलविदा। फिर मिलेंगे। रूठ कर जाते हुए बोलते कोई। खुदा हाफिज। अलविदा। शायरी चाहिए साहब, शायरी चाहिए। शायरी, तस्वीर चाहिए।
अर्ज करूं? अच्छा बोलो। बोलिए। रूठ कर जाते हुए उसने अपनी नजरों से कहा, अपना ख्याल रखना। वाह, रूठ कर जाते हुए, देखिए ये औरत की मोहब्बत है, बहुत। रूठती भी है लेकिन ये भी सोचती है कि भाई किसी का खराब ना हो, किसी का बुरा ना हो। कुद्दूस भाई, हाँ? रूठ फेसबुक कर पे जाते टेलीकास्ट हुए हो गया है उसने और कहा, वो भी ऐलान कीजिए सारी दुनिया में। लोग बारिश के मुबारकबाद पानी दिए। में कागज की नाव बहाते हुए कहा, बारिश पड़ती है तो कागज की नाव बनाते हैं और वो छोड़ देते हैं। बारिश के पानी में कागज की नाव बहाते हुए कहा, क्या कहा? आप वो छोड़ा आपने, कागज की नाव आपने बहा दी है, क्या बोलकर बहाया आप? बारिश के पानी में कागज की नाव बहाते हुए कहा, क्या कहा? बिल्कुल सही, सदा सलामत। बिल्कुल सही। लेकिन वो मैं अपने अंदाज से कहता हूं कि बारिश के पानी में कागज की नाव बहाते हुए कहा, जा अल्लाह तेरा निगहबान। वाह, देखिए साहब, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये जो फन है हाइको का, ये नाजुक तरीन जज्बात को जाके टच करता है। नाजुक तरीन जज्बात, एहसास जो होते हैं ना, आप जैसे अपना ख्याल रखना, कितना नाजुक ख्याल है, या जा अल्लाह तेरा ने, कितना मासूम ख्याल है। तो ये फन है हाइको का, जिसे हमारे लोगों ने मलियामेट कर दिया, उसे सुरासी बना दिया, उसे फला कर दिया। हाइको पढ़ते वक्त पर एक बात याद रखिए कि उसमें कोई तस्वीर है या नहीं। तस्वीर है तो क्या माने देती है, वो खुद को खुद माने देगी, वो आपको माने ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुद को खुद घर से भी लोग जवाब दिए इसमें। यही हाइको का बाहर की फन शायरी है। का। इसीलिए हाइको को दुनिया के अदब में नंबर 1 मुकाम हासिल है। ये जापानीज का फन है और इसे बहुत आगे बढ़ाया गया। मेरा ख्याल है अब इसमें मैंने फराइला वगैरह रखा था, इसको छोड़ता हूं मैं। और दो एक बातें अर्ज कर दूं इस सिलसिले में कि देखिए, हमारी कौम ने बहुत सारी चीजें हमारी खो दी हैं, गंवा दी हैं हमने। उसमें से 2-4 चीजें गंवा दी हैं हम। एक उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता। मैं शायरी के हवाले से कहता हूं कि जब तक हमारे अंदर उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता कायम था, उस वक्त तक शायरी जिंदा थी। आज वो रिश्ता हमारा खत्म हो चुका है। इस वक्त जो भी हमारे यहाँ बुजुर्ग शायर मौजूद हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं, मैं जहां भी जाता दरख्वास्त करता हूं कि नई नस्ल को अपने करीब लीजिए और उनको ये फन सिखाइए। ये हमको बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो अर्ज करना चाहता हूं, और वो ये है कि रियाज हमारी कौम का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, एक बहुत बड़ा आर्ट था। रियाज किसे कहते हैं? रियाज कहते हैं मशक करने को, एक्सरसाइज करने को, मेहनत करने को। आप एक तबले वाले को देखिए, वो सुबह के 4 बजे उठकर तबला बजाता बैठता है, मुसलसल होता है। एक गुलकार को देखिए, या एक जिम्नास्टिक का खेल खेलने वाले को देखिए, या एक टेनिस बैट लेके खेलने वाले को देखिए। ये सब लोग रियाज करते हैं, लेकिन हम लोग रियाज से बहुत दूर हो चुके। इतने सरसरी तरीके से शायरी करते हैं कि उसमें कहीं मालूम होता है कि आपका रियाज कुछ भी नहीं है। एक बुजुर्ग ने, राउत साहब याद आ रहा है मुझे, एक बुजुर्ग मौसीकार ने एक नौजवान मौसीकार से पूछा, बेटा कुछ रियाज करते हो तुम? बेटा कुछ रियाज करते हो तुम? तो उसने इनकिसारी से कहा, थोड़ा बहुत करता हूँ। उसने कहा थोड़ा बहुत करता हूँ। तो उस्ताद ने कहा, बेटा ऐसा मत कहो, क्योंकि बहुत करते हो तो थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत करते हो तो थोड़ा बहुत होता है। जब तक हम रियाज की आदत नहीं डालेंगे, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, यानी जिसको हम अपनी जिंदगी नहीं बना लेंगे, उस वक्त तक हम कभी अच्छी शायरी कभी नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप जिसमें भी जो भी आप में से बच्चियां इसकी तरफ, इस पूछे में आना चाहते हैं, तो फिर आप याद रखिए कि आपको बेइंतहा मेहनत करनी पड़ेगी, बेइंतहा रियाज करना पड़ेगा। और मुझे आपका शौक देखकर लगता है शायद इसमें से कुछ फिर से कोई एक अच्छी शायरा हैदराबाद को मिलेगी। मेरी नेक तमन्नाएं और बहुत सारी दुआएं आपके साथ। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
अभी हमारी तालिबात जो है बहुत ही अच्छा कलीदी खुतबा बड़े अच्छे अंदाज में समाज फरमा रही थी। अब क्योंकि वक्त कम है, मैं बहुत ही जो है जल्द इस प्रोग्राम को खत्म करना चाहता हूँ। मैं नोमान साहब से दरख्वास्त करता हूँ, चेयरमैन आंध्र प्रदेश उर्दू एकेडमी, कि वो आए अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब नोमान साहब। ये हमारे सेशन के आखिरी मुकर्रिर हैं। इसके बाद सदाए शिबली की रस्म इजरा होगी और उसके बाद चाय बाहर इंतजार करें। अस्सलाम वालेकुम। वक्त कम है, मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लेते हुए, क्या टाइम है? 12:35। क्योंकि मुखर्रिरों से लोग परेशान होते हैं, तो ये साहब 1 घंटा तकरीर करेंगे, हमारा वक्त ज़ाया करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस महफिल को देखकर हमारे प्रोफेसर शामिली साहब की शायरी के ताल्लुक से उन्होंने जो मालूमात दी है हम नौजवान नस्लों को यादगार रहेगी। इंशाअल्लाह ऐसे जलसे हर कॉलेज में होना चाहिए ताकि नई नस्ल को इस पहलू पे जो है अच्छा इंटरेस्ट लेते हुए आगे बढ़े। और उन्होंने ये भी दुआ की कि हैदराबाद की सरजमीन में कोई अच्छी शायरा या शायर फिर पैदा होंगे और उनको ये जरूरी है कि रियाज करते रहें, अपने जो उस्ताद मोहतरम से उसकी जो है इस्लाह करते हुए शायरी में अगर आगे बढ़ें तो जो है टूटे फूटे अशार के बजाय अब अच्छी शायरी करके आगे बढ़ सकते हैं। लिहाजा में ज्यादा आपको वक्त नहीं लेते हुए जो है इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए। इंशाअल्लाह फिर वक्त की कमी है, मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सदारती खुतबे के लिए इस कॉलेज की प्रिंसिपल मोहतरमा हरबंस कौर साहिबा से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। यहाँ कब है नमाज पता कर लिए? मंच पर आसीन आज के हमारे बहुत विशिष्ट अतिथिगण, मैं क्योंकि हिंदी की प्राध्यापिका हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उर्दू और हिंदी हम बहनें मानी जाती है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो यहाँ पहुंचे हुए हमारे सभी सम्माननीय मेहमान जी, डॉक्टर मुजफ्फर अली शमीर जी, वाइस चांसलर और चेयरमैन साहब उर्दू एकेडमी, और हमारे फॉर्मर प्रिंसिपल डॉक्टर सफदर अस्करी, और यहाँ पर पहुंचे हुए सभी विशिष्ट अतिथिगण, मंच पर बैठे हुए और यहाँ हमारे सामने उपस्थित हमारे जितने भी मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं और जितने भी पेपर पढ़ने वाले यहाँ पर आए हुए हैं, प्रेजेंट करने वाले, और हमारे कॉलेज के लेक्चरर्स और हमारे प्यारे विद्यार्थी, मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत भी करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज और उर्दू एकेडमी का, जिनकी वजह से यहाँ ये ऑर्गेनाइज हुआ है आज हमारा ये सेमिनार। और वैसे तो इस सेमिनार का आरंभ जो है पेपर भेजना वगैरह वगैरह हमारे मैडम के हाथ से हुआ है, डॉक्टर सफदर अस्करी के, लेकिन ऐसा संयोग हुआ है कि मैं आज यहाँ पर प्रिंसिपल हूँ तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्रेसिडेंट जो है वो मुझे बनना पड़ा है। तो इसके लिए स्पेशली मैं डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस जी का यहाँ अभिनंदन करती हूँ और बहुत ही उनकी प्रशंसा करती हूँ कि बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इस ऑर्गेनाइज को आरंभ किया है। और हम आशा करते हैं कि ये हमारे विद्यार्थियों के लिए, खास करके हमारी जो छात्राएं यहाँ पर है, उनके लिए ये एक यूजफुल रहे, बहुत उनके लिए उपयोगी हो, सिद्ध हो, ये मैं आशा करती हूँ। और एक खास चीज के लिए मैं कुद्दूस जी का की तारीफ करना चाहूंगी, जो उन्होंने विषय लिया है इसका एक बहुत ही उपयुक्त है। ये हमारे आज के जमाने के लिए, खास करके उर्दू पद्य की विधाएं, मैं तो हिंदी में बोलूंगी, उर्दू पद्य की विधाएं। तो आज के जमाने में ये जो टेक्नोलॉजी का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, तो ये सारे टेक्नोलॉजी में हमारी जो कला है, लिखने की कला है, बोलने की कला है, ये सब कुछ खो रही है, गुम हो गई है। तो इसको फिर से उभारना, ये
एक बहुत बड़ा काम है, एक बहुत बड़ा हमारा उद्देश्य है इस सेमिनार का, ऐसा मैं समझती हूँ। और खास करके साहित्य में भी पद्य जो है, कविता जो है, वो पूरी तरह से लगभग मरने की स्थिति में है मेरे विचार में। तो इसको फिर से जीवित करना, फिर से इसको आगे बढ़ाना, ये हम सबका काम है, खास करके हम एकेडमिशियंस का जो यहाँ पर है, और खास करके भाषाओं के जो यहाँ लेक्चरर्स है, उनका ये काम है। और इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ अब्दुल कुद्दूस जी का कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा विषय चुना है। और इस विषय पर मैं ज्यादा तो उर्दू की विधाओं के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती, बट जो बहुत ही ज्यादा हमारे जो साधारण से विषय है, जैसे विधाएं हैं, गजल और शेर, ये तो हर कोई जानता है, चाहे वो उर्दू का हो, हिंदी का हो, तेलुगु का हो, इंग्लिश का हो। तो गजल इतनी ज्यादा प्रसिद्ध है ये विधा कि इसके बारे में हर कोई जानता है। तो मैं 2 दिन पहले कुछ इंटरनेट में ढूंढ रही थी कि गजल का क्या है, क्योंकि उसके कुछ नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, ये सारे जानना हमारे लिए जरूरी है कि ऐसा नहीं कि गजल ही लिख दिए। तो फिर मैं ढूंढ रही थी, तो मैंने बहुत ही खूबसूरत सी पंक्ति पढ़ी, बहुत ही खूबसूरत सी लाइन है कि शेर क्या है, गजल क्या है, इसकी अगर परिभाषा जाननी हो, अब अगर आपको परिभाषा जाननी हो तो आप सीधे